गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमारा अम्ल क्षार लवण टॉपिक जारी है, अब अम्ल और क्षार को तीसरी तरह से परिभाषित किया है ब्रोस्टेड-लोरी ने। तो अब चलते हैं। ब्रोस्टेड-लोरी ने कहा कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन दाता होते हैं और क्षार प्रोटॉन ग्राही बताए। अब आगे चलते हैं। हम कह रहे हैं लुईस संकल्पना के अनुसार अम्ल और क्षार को परिभाषित कीजिए। लुईस के अनुसार अम्ल और क्षार को परिभाषित करना है, लुईस संकल्पना। तो ये अम्ल, लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म मीन्स जोड़ा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, यानी किसी से लें 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कहलाएंगे? अम्ल। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, इस संकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक अम्ल का कार्य करते हैं। भाई, जिन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही तो ग्रहण करेंगे, जिसके पास होंगे वो क्यों लेंगे? तो इसमें वो आते हैं जो जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये दूसरों से जिन पर अधिकता होती है उनसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। सामान्यतः ये क्या होते हैं? धनायन होते हैं। धनायन या इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक धनायन, जिन पर प्लस का चार्ज होगा वो होंगे, या जिन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ऐसे होंगे, जैसे BF3, AlCl3, Mg+, Na+, Al3+, ये क्या हैं? लुईस अम्ल कहलाएंगे, लुईस अम्ल। इसी में बेस लेते हैं क्षार। तो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं, उल्टा है। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही क्या बताया हमने? अम्ल, और दाता कहेंगे क्षार। यानी जो 2 इलेक्ट्रॉन यानी पेयर, इलेक्ट्रॉन का युग्म मीन्स पेयर, लॉन पेयर भी बोलते हैं इनको, जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, देते हैं यानी दूसरे को, वो क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे। जैसे H2O, NH3, OH- Cl, यानी इसमें माइनस वाले आएंगे, और जिन पर इलेक्ट्रॉन धनी आएंगे, जिन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो इसमें आते हैं। तो वे पदार्थ क्या कहलाएंगे? क्षार। जैसे एक अभिक्रिया में बताया है BF3 + NH3, तो इसमें BF3 और NH3 को हम देखें, BF3 NH3 को देखते हैं, तो इसमें इसका स्ट्रक्चर देखना है हमको। तो B और F BF3 हो गया। B पर होते हैं बेटा 5 इलेक्ट्रॉन, तो अंतिम कोश में इसमें आए 2 और 3, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और एक ये क्या करेगा? शेयर करेगा। और इसके होते हैं फ्लोरीन के 7 लास्ट में, इसका 9 होता है, 2 पहले में हो गए, 7 बाद में। तो यहाँ पर ये क्या है? 7 से करेंगे शेयर, तो ये कंप्लीट हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। ऐसे ही इसके 7 से कंप्लीट हो जाएगा, एक B का आ गया, ऐसे इसका हो जाएगा। अब यहाँ पर केवल B के, भाई खुद के तो 3 थे और 3 साझे के मिल गए, कितने हो गए? 6 ही हुए इसके। तो अब इस पर लास्ट कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म कहीं से क्या करेगा? ग्रहण करेगा, लेगा किसी से। और किससे लेगा? जो धनी होते हैं उससे लेगा। ऐसे ही अब हम बात करें NH3 की, तो NH3 में देखते हैं, देखो N नाइट्रोजन 5 होता है, जिसमें क्या होंगे? पहले कोश नाइट्रोजन के लास्ट वाले कोश में कितने हो गए? 5। तो यहाँ पर 2 यहाँ बना देता हूँ मैं,
और एक एक का हाइड्रोजन से शेयर के लिए रख लेते हैं। एक जे रख लिया, एक जे रख लिया और एक रख लिया। अब एक एक का हाइड्रोजन से शेयर कराया, शेयर करा रहे हैं एक एक का। तो आप देखोगे यहाँ पर ये हाइड्रोजन का तो 2 पे पूरा हो जाता है ना। और नाइट्रोजन के पास हो गए 2 यहाँ से शेयर के, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। कितने हो गए? पूरे पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये अब नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन अपने खुद के हैं, तो ये किसी के शेयर के नहीं हैं। तो ये क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉनों को किसी को डोनेट कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होगा? दाता होगा। तो ये क्या कहलाएगा? क्षार। तो यहाँ पर ये दाता हुआ और ये साथ ही साथ अपना भी उस पर अधिकार रखेगा। ऐसे करके हम इसको कहेंगे। तो यहाँ पर इसके उदाहरण हैं, हम देखते हैं। ये हो गया BF3NH3। तो यहाँ NH3 जो है क्या कर रहा है, इसमें NH3 ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये BF3 ग्रहण कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही कौन हुआ? BF3, तो ये अम्ल हुआ। और ये कौन है? NH3 दाता, तो क्षार हुआ। इस प्रकार ये लुईस ने परिभाषित किया अम्ल और क्षार को। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यह दोनों परस्पर उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ते हैं। कौन से यौगिक? जो अपने अम्ल और क्षार से बने यौगिक हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि अभी हमने बताया, पहले अरंत्य हारियंस द्वारा अम्ल और क्षार को परिभाषित किया, फिर रोस्टेड लोरी द्वारा किया। ये दोनों संकल्पना तभी बता सकती हैं उसमें जिसमें कि हाइड्रोजन उपस्थित होता है, यानी प्रोटॉन उपस्थित होता है, उन्हीं के लिए कारगर होती हैं। लेकिन ये तीसरी जो संकल्पना है, जो ये रोस्टेड लोरी की से हम ये लुईस संकल्पना, अगर इस किसी में पदार्थ में H नहीं है यानी प्रोटॉन नहीं है तो भी ये बता देती है। देखो इसमें BF3 में कहीं H नहीं आया, हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? ये है अप्रोटिक अम्लों व क्षारों की का भी विश्लेषण करती है। अप्रोटिक मतलब जिसमें प्रोटॉन नहीं है यानी H नहीं है, तो भी बता सकते हैं ये अम्ल या क्षार है। तो ये हमने बताया ये BF3 इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है, तो इसलिए अम्ल हुआ। ये SO2 का संरचना बनाएंगे तो ये दाता है, तो ये क्षार होगा। तो जरिए इसमें H नहीं होते हुए भी हम पता लगा रहे हैं इस संकल्पना के अनुसार। तो ये इसकी एक अच्छा ही है, विशेषता है। ये अप्रोटिक पदार्थों के बारे में भी बताती है। अम्ल के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म लिखिए। अम्ल, अगला नेक्स्ट प्रश्न है। तो भौतिक गुणधर्म में सभी जानते हैं, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। अम्ल के भौतिक गुणधर्म, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, चखो तो खट्टे लगते हैं, जैसे नींबू लगता है। नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक अम्ल। अम्ल चिपचिपे होते हैं, नींबू का रस देखो तो चिपचिपा आता है, तो यहाँ चिपचिपे होते हैं। अम्लों का pH 7 से कम होता है, ये pH आगे पढ़ाएंगे। इसकी pH पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन 7 से कम होती है, 0 से 7 तक जिसकी pH होगी वो अम्ल होंगे। अम्ल लीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। लीला लिटमस पत्र अम्लों में डुबाएंगे नींबू के रस में तो वो लाल हो जाएगा। ए नीला से याद रखो इसको। ए मीन्स अम्ल, डी मीन्स नीला को लाल कर देता है। अम्ल जलीय, अम्लों का जो जलीय विलयन है, अम्लों को जल में घोलें तो वो क्या होगा? विद्युत का सुचालक होगा, इसमें करंट पास होगा, करंट फ्लो होता है। अम्लों का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल संचारक होते हैं। और भी हम इसके भौतिक गुण पढ़ सकते हैं, जैसे अभी पढ़ाया कि अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल प्रोटॉन दाता अम्ल होते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही अम्ल होते हैं। ऐसे ये भी इनके ऐड कर सकते हैं। अम्लों के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। अम्लों के रासायनिक गुणधर्म क्या दिखाते हैं? तो अम्ल
सबसे पहले अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लवण बनेगा साल्ट और H2 गैस निकलेगी। तो धातु प्लस अम्ल बराबर लवण प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कोई सी भी धातु लेंगे हम, धातु ले ली सोडियम, मैग्नीशियम, हमने यहाँ जिंक ली है, जिंक प्लस HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये धातु हो गई जिंक। तो HCl से क्रिया करके क्या बना रही है? लवण। लवण क्या है? ZnCl2, जिंक क्लोराइड लवण बन रहा है ये वाला, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, इसमें निकलती है। तो हमने क्या सीखा कि अम्ल, कोई भी अम्ल हो धातु से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लवण और हाइड्रोजन गैस देगा। यानी धातु अम्ल से क्रिया करके लवण बनाएगी और हाइड्रोजन, जैसे Cu+H2SO4, CuSO4+H2, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस निकली। अम्लों की धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया, धातु ऑक्साइडों में क्या है? और आ जाएगा। तो अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। लवण और क्या बनेगा? यहाँ पर जल बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। जैसे नेक्स्ट पेज पर चल रहे हैं, धातु ऑक्साइड देख रहे हो, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल। अब यहाँ पर पहले धातु थी खाली, जैसे जिंक, अब ऑक्साइड और आ गया ZnO, जिंक। तो अब अम्ल वहाँ भी था, तो धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस की जगह यहाँ जल बनेगा, जल H2O, क्योंकि इसमें O आ गया तो यहाँ भी H के साथ O आ गया। उसमें पहले हाइड्रोजन निकल रही थी, यहाँ अब क्या बनेगा? जल। इसका मतलब है अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, जैसे ZnO+HCl, ZnCl2+H2O। ZnCl2 लवण हो गया और ये क्या हो गया? वाटर, जल। अब तीसरा है इसका गुणधर्म, अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके, ये छोटी क्लास से ही पढ़े आ रहे हैं, अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके एक दूसरे को प्रभाव को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ते आ रहे हैं। अम्ल प्लस क्षार या क्षार प्लस अम्ल एक ही बात है, लवण प्लस जल बनेगा। यानी अम्ल क्षार से, क्षार अम्ल से क्रिया करें तो ये एक दूसरे को प्रभाव को नष्ट करेंगे और लवण, साल्ट और वाटर बनाएंगे, जल। ये क्रिया जैसे NaOH+HCl, NaCl+H2O। तो ये यहाँ पर जो NaOH है, NaOH ये क्या है? ये क्षार है, ये अम्ल है HCl, तो ये लवण बन गया NaCl और ये जल बन गया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आगे मिलते हैं नेक्स्ट।